हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हर घर पाठशाला। मैं दिलीप सिंह, लेक्चरर कॉमर्स, स्कूल न्यू, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साईगुलू, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आज +1 कक्षा को बिजनेस स्टडी पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा आज का चैप्टर है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन। बच्चों, पिछले कल वाले वीडियो में आप लोगों ने कंपनी का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में पढ़ा। मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम एडवांटेजेस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी के बारे में पढ़ा। इन व्यवसायों में कुछ लिमिटेशन थी, जैसे पूंजी का अभाव था, व्यवसाय का पैमाना छोटे स्तर का था, असीमित दायित्व था, स्थायित्व की कमी थी और प्रबंधकीय क्षमता का अभाव था। और यही कारण है कि वर्तमान में जितने भी आपके व्यावसायिक संगठन हैं, चाहे एकाकी व्यापार है चाहे साझेदारी है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कंपनी का है, क्योंकि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है या वित्तीय साधन है। कंपनी का अस्तित्व स्थायी है और सदस्यों का दायित्व सीमित है। तो आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। और फर्स्ट जो हमारा लाभ है वो है आपका सीमित दायित्व। तो कंपनी के जो प्रत्येक सदस्य है उसका दायित्व सीमित होता है। उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। इससे पहले आपने सोल ट्रेड पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ी, तो वहाँ पे आपने पढ़ा असीमित दायित्व। अगर कल को जो व्यवसाय की लायबिलिटीज़ हैं, जो दायित्व हैं, अगर संपत्ति से अधिक हो जाए तो उस केस में जो व्यवसाय का मालिक है उसकी निजी संपत्ति बाहरी दायित्वों को चुकाने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। लेकिन कंपनी में जितने भी मेंबर होंगे उनका दायित्व सीमित होगा, उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होगा। उदाहरण के लिए, ए एक कंपनी का शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। तो जो ए की लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 10,000 रुपये। 100 × 100। अब मान लीजिए कंपनी ने अब तक उससे 7,000 रुपये ले लिए हैं। अगर कल को कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी केवल उससे जो बकाया राशि है यानी कि 3,000 रुपये की मांग कर सकती है। उससे अधिक की राशि उससे नहीं मांग सकती है। तो ये था आपका सीमित दायित्व। सेकंड है आपका अंश हस्तांतरण सुविधा। तो पब्लिक कंपनी का कोई भी मेंबर बिना किसी सदस्य की सहमति से अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है। अगर हम साझेदारी की बात करें, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। अब ए अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो ए तब तक अपना हिस्सा नहीं बेच पाएगा जब तक इस बात के लिए बी और सी राजी ना हो जाए। लेकिन कंपनी में आप जब चाहे अपना हिस्सा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसको बेच सकते हैं या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। लेकिन अगर हाँ प्राइवेट कंपनी है तो उसके जो अंश होते हैं उनके ट्रांसफ़र में थोड़ी सी पाबंदी
कंपनी के द्वारा लगाई जा सकती है। नंबर 3 है आपका विकास एवं विस्तार की संभावना। देखिए, जो कंपनी है उसमें विस्तार व विकास की पूरी संभावना है। अब इसके कारण क्या है? फर्स्ट, एक तो कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होती है या वित्तीय साधन होते हैं। नंबर 2 हम बात करें, पर्याप्त मात्रा में प्रबंध की क्षमता होती है और साथ में सीमित दायित्व है। जब कंपनी बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करेगी तो इससे क्या होगा? जो आपकी प्रति इकाई लागत है वो कम हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट, और इससे जो आपके उपभोक्ता है उनको कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होगी, जिससे कंपनी के जो नए ग्राहक है उनकी संख्या बढ़ेगी। जब कंपनी में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो कंपनी की सेल बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का विकास भी होगा, विस्तार भी होगा और मॉडिफिकेशन भी होगी। नंबर 4, कुशल प्रबंधन, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंपनी में जो स्वामित्व है और जो प्रबंध है वो दोनों अलग अलग हाथों में होता है, क्योंकि जो कंपनी के अंशधारी है वो कंपनी के संचालन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो कंपनी के अंशधारी है वो देश और विदेश में फैले होते हैं। इस कारण वो कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं, और कंपनी का जो प्रबंध है वो जो आपका मैनेजमेंट है प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन होते हैं और जो कंपनी का अस्तित्व है वो स्थायी है, और यही कारण है कि कंपनी को कुशल प्रबंधक आसानी से मिल जाते हैं। जब कंपनी का संचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो अपने क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड हैं या विशेषज्ञ है, तो जो कंपनी ने एक उद्देश्य निर्धारित किया है उस उद्देश्य को अचीव करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये था आपका कुशल प्रबंधन। नंबर 5, निरंतरता, कंटिन्यूटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। सदस्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी आपकी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि इसमें किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर या पागलपन हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व के ऊपर या निरंतरता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आपकी कंपनी हमेशा चलती रहती है। तो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। अब नेक्स्ट है आपका कंपनी संगठन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका गठन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। देखिए, जो कंपनी का निर्माण है वो थोड़ा कठिन कार्य है और साथ में खर्चीला भी है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अनेक डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं और फिर उन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार कार्यालय में एक निर्धारित शुल्क जमा करके वहां पे डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो कंपनी के निर्माण के लिए अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, और कंपनी के निर्माण के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उसमें मुख्यतः मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो यही कारण है कि कंपनी का जो गठन है थोड़ा कठिन कार्य है, और इस कारण कई बार कुछ लोग इसकी स्थापना का जो उनके दिमाग में एक आइडिया होता है उसको त्याग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्णय में देरी, डिले इन डिसीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम एकाकी व्यापार की बात करें या साझेदारी की बात करें
तो वहाँ पे डिसीजन अति शीघ्र लिया जाता है, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति होता है, वही डिसीजन लेगा। साझेदारी में 2 साझेदार होंगे या 3 होंगे, उन्हीं के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में क्या होता है, वहाँ पे प्रबंध के अनेक स्तर होते हैं, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो डिसीजन लेने के लिए पहले उन्हें एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, उसके बाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो डिसीजन लेने में काफ़ी समय लग जाता है और कई बार जो हमें एक मौका मिला होता है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये था आपका डिले इन डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोपनीयता का अभाव, लैक ऑफ सक्रेसी। देखिए, कंपनी की ये भी एक लिमिटेशन है कि इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है, क्योंकि अगर आपकी सार्वजनिक कंपनी है तो उसको अपने खाते कम से कम एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने पड़ते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करवाने पड़ते हैं, और कोई भी व्यक्ति एक निर्धारित फीस देकर इन डॉक्यूमेंट को देख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के केस में कुछ भी आप छुपाकर नहीं रख सकते हैं। तो यहां पे आपका गोपनीयता का अभाव रहता है। नंबर 4, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, कंपनी के ऊपर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण होता है और जितने भी कंपनी के जो दैनिक कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो एक सरकार ने नियम बनाए हैं, कंपनी को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। और इसके अलावा कंपनी को अपना ऑडिट भी करवाना पड़ता है और जो कंपनी के फाइनल अकाउंट होंगे वो भी एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने पड़ेंगे कम से कम। और कई बार क्या होता है, इस कारण जब अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होगा तो कंपनी के जो विकास है उसमें रुकावट पड़ जाती है। तो ये था आपका अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निवेशकर्ताओं में संघर्ष, कन्फ्लिक्ट एमंग इन्वेस्टर। तो कंपनी में जो इन्वेस्टर है उसमें मुख्यतः आपका शेयर होल्डर, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, या कई बार कंपनी बैंक से भी लोन लेती है। तो कई बार क्या होता है, जब जो निवेश करता है उनके बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है या संघर्ष की स्थिति बन जाती है। जैसे आपका जो शेयर होल्डर है वो चाहेंगे कि उनको अधिक से अधिक लाभांश मिले, डिविडेंड मिले। जो आपके डिवेंचर होल्डर है वो चाहेंगे कंपनी एक निश्चित राशि रिजर्व के रूप में रखे, और इस कारण उनके बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा जो आपके ओनर है, संचालन मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रबंधक है या कर्मचारी है, कई बार उनके बीच में भी झगड़ा होता रहता है। तो ये थी आपकी निवेशकर्ताओं में संघर्ष। और लास्ट पॉइंट है आपका प्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कंपनी में जो प्रबंध है और जो स्वामित्व है वो दोनों अलग अलग हाथों में होता है, क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो कंपनी के प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो देश विदेश में फैले होते हैं। फिर उनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिन्हें हम संचालक मंडल कहते हैं, वो कंपनी को उनके हाथों में सौंप देते हैं। फिर आगे चलकर संचालक मंडल अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपके जो अधिकारी है वो पूरे उत्साह और रुचि के साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वे अधिक कुशलता से काम करेंगे तो उसका जो बेनिफिट है, जो प्रतिफल है, वो केवल स्वामियों को ही प्राप्त होगा, उनके सैलरी में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो ये था आपका प्रेरणा का अभाव। अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। तो हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया और साझेदारी के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
तो पहले हम बात करते हैं मीनिंग क्या है कंपनी का। तो जैसे आप लोग जानते हैं, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है। तो कंपनी क्या है? आपका आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका निर्माण विधान के द्वारा होता है और इसका पृथक अस्तित्व होता है कि कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, क्रय विक्रय कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है। उसके आगे बोल रहा है तथा इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। अब जो कंपनी का स्थायित्व है, जो अस्तित्व है वो स्थायी है, क्योंकि कंपनी के अस्तित्व के ऊपर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, पागलपन हो जाने पर या दिवालिया हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आपकी कंपनी हमेशा चलती रहती है। और इसकी एक सार मुद्रा होती है, कॉमन सील, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकती है, तो फिर कंपनी की कॉमन सील होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे उनमें कंपनी की कॉमन सील लगाई जाएगी। अगर हम साझेदारी के अर्थ की बात करें तो साझेदारी क्या आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंध है, क्योंकि एक साझेदारी को स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, और बैंकिंग बिजनेस है तो 10, अगर साधारण व्यवसाय है तो 50, वे लोग लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जो व्यवसाय है या तो सभी साझेदार उसका संचालन करेंगे या फिर उनमें से कोई एक उस फर्म का संचालन करेगा। तो ये था आपका साझेदारी का अर्थ। सेकंड पॉइंट है आपका स्थापना। अब देखिए, कंपनी की स्थापना विधान के द्वारा होती है अंडर कंपनी एक्ट 1956, और एक कंपनी तब तक अस्तित्व में नहीं आती है जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। जबकि हम साझेदारी की बात करें तो इसकी स्थापना साझेदारों के आपसी समझौते से होती है। थर्ड डिफरेंस है आपका एक्ट। तो देखिए, जो आपका कंपनी है उसका एक्ट है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, जबकि अब साझेदारी की बात करें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। नंबर 4, सदस्यों की संख्या। तो ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर सार्वजनिक कंपनी है तो न्यूनतम 7 होगी सदस्यों की संख्या और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अगर हम निजी कंपनी की बात करें तो न्यूनतम 2 और अधिकतम 200। अगर हम साझेदारी की बात करें तो कम से कम न्यूनतम 2 होगी, बैंकिंग बिजनेस से 10 होगी, साधारण व्यवसाय तो 50 होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, लेकिन अगर हम साझेदारी की बात करें तो इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। अगर हाँ करवा देते हैं तो कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। और लास्ट पॉइंट है दायित्व। तो जो आपका कंपनी है, जो उसमें शेयर होल्डर है, उनका दायित्व सीमित होता है उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक। लेकिन अगर साझेदारी की बात करें तो उसमें जो आपके सदस्य हैं उनका दायित्व असीमित होता है। अगर कल को जो दायित्व है, जो बाहरी दायित्व है, अगर संपत्ति से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में फिर उनकी जो निजी प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल भी बाहरी दायित्वों को चुकाने के लिए किया जा सकता है। थैंक यू। ये था मेरा आज का टॉपिक। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।